अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ हैं अनवार खावर। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि ज़रियाब भी यही कह रही थी कि हम प्रोग्राम हमेशा से शुरू कर लेते हैं, हम आपस में कोई भी बात नहीं करते हैं, तो ज़रियाब को शायद वो कनेक्टिविटी बनती दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने कहा आज पहले हम ज़रियाब से बात कर लेते हैं। ज़रियाब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। जो स्मोक का मौसम है आपको किस तरह से असरअंदाज कर रहा है? यार ये ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बाहर बहुत धुआं है, ये शायद फॉग है। ऐसा एक टाइम पे तो लग रहा होता है कि शायद ठंड हो गई है बाहर, लेकिन जब आप बीच में गाड़ी पहुंचती ना सड़क पर तो उस वक्त आइडिया होता है कि नहीं गर्मी है, हल्की फुल्की सी टेम्परेचर, उस तरह वाली ठंड नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट ये आ रहा था नहीं बाहर बहुत ठंड है और स्वेटर लेके निकलना है। और जो स्किन की ड्राइनेस के मसाइल अल्लाह अकबर, वो तो मुझे स्मोक के साथ वो ज्यादा होते जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है अनवार, आप कोई भी अच्छा क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर ले ले, आप दिन में 2 दफा लगा ले, 3 दफा लगा ले, कसम से कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की कि डिहाइड्रेशन का अमल भी जारी है, पानी का इंटेक भी कम हो जाता है सर्दियों के मौसम में, फिर एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है, जो कि स्मोक की वजह से वो अब आंखों में भी बहुत ज्यादा हो रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आपकी जाहिरी चीजें ना, जैसे मैं मॉइस्चराइजर की बात कर रही हूँ, मास्क की बात कर रही हूँ, ये एक हद तक काम करेंगी, लेकिन जो आपका वाटर इनटेक है आप उसको ज्यादा बढ़ा लें, और जो आप अच्छे नट्स खा सकें, ड्राई फ्रूट्स खा सकें, ये वो चीज जिसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है, जिसका अपना नेचुरल ऑयल होता है, अगर आप ये खाना पीना शुरू कर देंगे ना तो शायद आप किसी न किसी हद तक वो जो स्किन ड्राइनेस है ना उसके ऊपर थोड़ा सा काबू पा लें। तौर पर जरूर कमी आएगी। चले आगे बढ़कर इस पर मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। इस वक्त पीपल्स पार्टी सियासी महाज पर शहबाज पंजाब, नवाज विफाक संभालेंगे, 41 के नाम ECL में। मुस्बत अशारिये मिलना शुरू, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इमाम और फहीम दोनों शादी के बंधन में बंधने को तैयार, वीडियोस वायरल। दुनिया का पुरकशिश तरीन गंजा मर्द एक शहजादा करार। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हमें सियासी महाज पर काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो मुल्कगीर जलसों की मुहिम पर इस वक्त हैं, और कल उन्होंने चित्राल में जलसा आम से खिताब किया, और जो पुराने सियासतदान हैं या जो बाबों की सियासत जिसको वो कह रहे थे उस पर अब उन्होंने खुद ही वजाहत दे दी है, क्योंकि जब हमने देखा बाउंस बैक हुआ उन्हीं के घर पर, जब लोगों ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस पर बात करने की, क्योंकि आपके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं, फिर आपको पहले उनकी सियासत खत्म करनी पड़ेगी। तो फिर जो वजाहत सामने आई है, बिलावल ये कह रहे हैं कि मुझे एतराज पुराने सियासतदानों पर नहीं है, वो स्टेटमेंट अब चेंज हो गई है, बल्कि वो कह रहे हैं जो 70 साल पुरानी सियासत कर रहे हैं उस पर उन्हें काफी एतराज है। और ये एतराज मुझे वैसा नजर आ रहा है जैसे कि क्रिकेट का सुल्तान करते वक्त ना हमारे एक्सपर्ट्स भी कहा करते थे, और मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठे हुए एनालिस्ट भी, कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट है। तो मुझे लग रहा है मॉडर्न डे पॉलिटिक्स है, तो हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना होगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं नस्ल दर नस्ल हम पर वही हुक्मरान वापस से दोबारा मुसल्लत हो जाते हैं। तो बिलावल की बात कहीं ना कहीं दुरुस्त भी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अभी काफी मैच्योर होना पड़ेगा इसके लिए। और ऐसे में पुराने सियासतदारों की 70 साल पुरानी सियासत करने से मुल्क को नुकसान भी हुआ। दूसरी तरफ अमरीकियों का क्या करें जो सब कुछ करते भी हैं और फिर मानते भी नहीं हैं। अमरीकी सफीर की चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने यह कहा कि पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। फिर विफाकी काबीना की ज़िले कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान समेत जो है वो दीगर 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश की है, और इस कमेटी ने शहजाद अकबर साहब, दुल्हे बुखारी, फरागोगी और प्रॉपर्टी टाइकून का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की है। लेकिन ये प्रॉपर्टी टाइकून मुल्क में कम, बाहर ज्यादा रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और उनका नाम लेने से भी सब खतराते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकाज नोटिस जारी किया है। शिकायत कुनिंदा और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के जो दलाइल हैं उनका बगौर जायजा लेने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी करते हुए उनसे 14 दिन में जवाब भी तलब कर लिया है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो ड्राइविंग की स्किल्स हैं उसके बारे में हमने देखा है, वो वीडियो जब मंजर आम पर आई है, नवाज शरीफ ने मरी के मज़ाफ़ात में खुद गाड़ी ड्राइव की है, और नवाज शरीफ के साथ मरीम नवाज शरीफ भी गाड़ी में ही मौजूद थी। और उस वीडियो में भी ये देखा जा रहा है कि नवाज शरीफ मरीम नवाज को सड़क की चढ़ाई के बारे में बता रहे हैं। तो इस पर हमने देखा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। PTI के जितने भी सोशल मीडिया के फॉलोवर्स हैं वो इसको बड़ा
क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। बहरहाल ये मुखालिफिन की तरफ से सिलसिला चलता रहा है। चेयरमैन भी नजर आए, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही करते हुए, तो वो उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर सीनियर एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नसीम सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब अनवर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू यू टू। अच्छा सिद्दीकी साहब, बाज़ अनासर की जानिब से एक मखसूस एजेंडे के तहत इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं, कुछ शुकूक शुबात भी पैदा किए जा रहे हैं। जब सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं, तो फिर आपको लगता है इसके बावजूद इस किस्म के इफ एंड बट सामने आने चाहिए इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर? देखिए, मैं तो जरियाब ये कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हालात हैं उसके तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि अगर वक्त पे पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के आइन के मुताबिक इंतखाबात करवा दिए जाते तो उन पर आज ये उंगलियां ना उठ रही होती। आपने देखा कि जब पिछले दिनों सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराची में हुए हैं तो किस तरह जमात इस्लामी ने और बाकी जमातों ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई थी। तो बात ये, इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही इस मुल्क का हल है, और वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन इस किस्म के होने चाहिए कि वो होते हुए भी नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आपने देखा कि बहुत बुरी तरह सियासी अदम इस्तेकाम है, जिसकी वजह से मुआशी अदम इस्तेकाम भी बहुत उरूज पे पहुंच चुका है। महंगाई बहुत उरूज पे पहुंची हुई है और लोग जो है वो बहुत ज्यादा तंग है। ये आपकी स्टॉक मार्केट जो ऊपर नीचे जाती है, इसकी फिगर से कुछ नहीं होता। देखना ये होता है कि आपके मुल्क में जो गरीब लोग हैं, क्या वो 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे। लोग तो बिजली के बिल दे दे के तंग है। तो बात यह कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो फौरी, अब तो खैर ऐलान हो गया है, उस डेट पे होने चाहिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, और ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन। ठीक है, लेकिन नसीम साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमने देखा, इसी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर जो अमरीकी सफीर हैं और जो उनके अरकान हैं, वो हमने देखा कि प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। तो किसी भी अमरीकी सफीर की हम बात कर लें, किसी भी ऐसे शख्स की हम बात कर लें, क्या हक उन्हें पहुंचता है पाकिस्तान के जो भी मामलात हैं उनमें अमल दखल का? जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जो मुल्क है, गैर मुल्क है, वो पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कि सुपर पावर्स की हमेशा ही दखल अंदाजी रहती है, और फिर जिस तरह हमारे पाकिस्तान के मुआशी हालात है और जिस तरह हम कशकोल लेके IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, तो वो फिर मुआशी हालत अगर आपकी ख़राब हो तो फिर आपकी पोजीशन जो है बड़ी गैर मुस्तहकम हो जाती है, और फिर जो स्टेट्स है वो आपको डिक्टेट करना शुरू कर देती है। लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड आके तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम आपके सियासी मामलात में दखल अंदाजी देते हैं। लेकिन अगर आप साइफर वाला ही मामला देख लें जो कि इमरान खान साहब ने उठाया था, तो उसमें तो एक बात कैटेगोरिकली क्लियर थी, जिसको कौमी सलामती कमेटी ने भी माना था कि ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, और मुदाखलत हुई भी। एक रिजीम को चेंज किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम या मुआशी अदम इस्तेकाम आया, वो उसी का शाखसाना था। सिद्दीकी साहब, एक सो कॉल्ड रिजीम चेंज वाला मैटर तो फिलहाल हमें क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी आपने कहा ना कि उसकी बाज़गश्त खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक आपको पता है ये फिलहाल ना इंटरव्यूज का दौर चल रहा है, किसी एक पर्सनैलिटी का खत्म होता है तो किसी दूसरी पर्सनैलिटी का सामने आ जाता है। अभी एक और नाम गर्दिश कर रहा है, और कहा यह जा रहा है कि किसी प्रॉपर्टी टाइकून का भी हो सकता है, ये किसी खातून का भी हो सकता है। आपके जराए क्या कह रहे हैं कि किसका इंटरव्यू सामने आ सकता है? कोई प्रेडिक्शन आप दे सके इस बारे में? जी, ज्यादातर तो बात यही कही जा रही है कि बहरिया टाउन के मालिक रियाज मलिक साहब का जो है वो नाम इसमें आ रहा है, और वो आके कुछ बातें रिवील करेंगे इमरान खान साहब के बारे में। खातून का बार बार जिक्र हो रहा है, किसी खातून की तरफ आपका इशारा? नहीं, मेरा ख्याल से खातून की कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर लोग खातून की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि बुशरा बीबी की बात कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर बात जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ ही जा रही। पता नहीं मुझे भी नाम लेने की इजाजत है कि नहीं है। कल तक ट्विटर पे जरताज गुल साहिबा भी बड़ी ट्रेंड करती हुई नजर आ रही थी, और एक लम्हे के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी अब वो कौन सा मसला निकल आया है। बस आपको पता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर है, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो कहीं से भी कोई भी बॉल जो है वो फुल टॉस या यॉर्कर किस्म की आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी कोई अहमियत नहीं होती। बात यही होती कि आप अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ को मजबूत करें, कोर्ट्स को मजबूत करें, कि अगर कोई केसेस हैं तो वो कोर्ट्स में उनका फैसला होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या मीडिया के ऊपर किसी इंटरव्यू से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर जो घरेलू ख्वातीन के बारे में होती है, किसी के बारे में भी हो, मुस्लिम लीग नून की ख्वातीन के बारे में, पीपल्स पार्टी की ख्वातीन के बारे में
उसके ऊपर मेरे ख्याल से कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि पर्दादारी रखनी चाहिए, और आपने अगर फैसले करने हैं तो आप केसेस को कोर्ट्स के अंदर लेके आए, और कोर्ट्स में जिसको भी खिलाफ कोई चीज प्रूव होती है उसको सजा दी जाए, और फिर उसको सजा काटनी भी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन नसीम साहब ये तो हमारे सियासतदानों को फिर समझने की जरूरत है कि वक्तन फवक्तन वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के कामों में पेश नजर आते हैं, कंडेम भी करते नहीं दिखाई देते। अभी एक और बासगत जो सुनाई दे रही है वो ये है कि इस्लामाबाद में एक किताब की रुनुमाई की तकरीब होगी जिसमें बनी गाला से लेकर कराची तक की जो तमाम बातें हैं, जो रुदाद है वो उसमें लिखी गई है, वो बयान की गई है। अनवार, क्या आप समझते हैं कि ये सियासतदान ये चीजें कर रहे होते हैं? मेरे ख्याल से तो सियासतदान इन्वॉल्व जरूर होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से चीजें हमें कंडेम करते नहीं दिखाई देते। नसीम साहब जी, कंडेम करते नहीं दिखाई देते। वो बात ये है कि उनकी बारी जो है ना, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सियासतदान है वो खुद इतनी करप्शन करते हैं, उनकी खुद इस किस्म की वीडियोस भी बनी होती हैं, ऑडियोज भी उनकी लीक हो रही होती हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया होता है। और अब पाकिस्तान में जिस तरह वोट को इज्जत दो वाली बात होती थी, या जो एक सियासत थी वो तो दफन हो चुकी है। अब तो मतलब की सियासत हो चुकी है, और आप अपना चेहरा किसी के पीछे छुपा के रखते हैं, और आप मुखालिफ के ऊपर अगर जुल्म सितम हो रहा होता है तो आप भूल जाते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये चीजें आपके खिलाफ भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से तमाम सियासतदानों को मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। और जो आई विश कि सिद्दीकी साहब सियासी जमातें सोच लें कि उन्होंने ही इस मुल्क का कुछ करना है, बजाय इसके कि वो किसी और की तरफ देखना शुरू करें। और यही होता है हर दौर इक़्तिदार में, आप किसी और की तरफ देखते हैं और अपना काम भूल जाते हैं, आपको बैकिंग चाहिए होती है। लेकिन इसी इस्लाम में मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ बात को लेकर चलते हैं। चंद रोज से वो बुजुर्ग सियासतदानों की सियासत के हवाले से बात कर रहे थे कि उनसे अब सियासत को छुटकारा मिलना चाहिए, लेकिन जब उनके अपने घर की तरफ आंखें उठी लोगों की तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी चेंज किया। उन्होंने कहा कि मैं पुरानी सियासत के हवाले से बात कर रहा हूं, पुराने सियासतदानों के हवाले से बात नहीं कर रहा। वो किस किस्म की सियासत करना चाह रहे हैं? आपको जरदारी साहब की सियासत और उनकी सियासत में क्या नजर आ रहा है? क्या एम एक ही है, सिर्फ बैड कॉप गुड कॉप ये वाला तर्ज अमल अपनाया जा रहा है? जी देखिए, माशाल्लाह बिलावल साहब इतने मैच्योर हो गए हैं कि उन्होंने पहला यू टर्न जो है ना अपने सियासी कैरियर का लिया है। उन्होंने कैटेगोरिकली जो है बुजुर्ग सियासतदानों के बारे में ही बात की थी, लेकिन जब बात उनके घर पहुंची तो फिर उनको यू टर्न लेना पड़ा। बात ये है कि देखें, जो जितना मैच्योर होता है, एज डजंट मैटर। आप देखें कि अमेरिका में 80-80 साल सदर जो है वो आते हैं, बाहर की दुनिया में भी जो है वो सीनियर सियासतदान होते हैं। बात ये है कि सियासत किस तरह की जाए। सियासत इस तरह होनी चाहिए कि मुल्क के बेनिफिट में होनी चाहिए। और जिस तरह हमारे इस वक्त नौजवान नस्ल है, तकरीबन 11 करोड़ के करीब नौजवान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो डिग्रियां हाथ में लेके फारिग फिर रहे हैं, तो कोई पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए जिससे गरीब आवाम को, जिस तरह आपके मंशूर में लिखा होता है, आप मंशूर लेके जाते हैं इलेक्शन से पहले, तो तमाम जो सियासतदान है बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलता। ना गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिलता है, नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं। तो डायरेक्टली आवाम को इसके जो है ना वो सम्राट मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक का कहा जा रहा है बार-बार अनवार, तो ले लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान वेलकम बैक नाजरीन। इक़्तिदार की मुद्दत कम होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत जिस तरह से मुसलसल कोशिशें करती हमें दिखाई दे रही है, महंगाई में कुछ कमी भी हमें नज़र आ रही है, जो हमारे स्टॉक मार्केट के आशारिये हैं वो भी मजबूत हो रहे हैं। जहां हम डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर की जो प्राइसेस हैं, जो पाकिस्तानी रुपए की कदर है, वो भी हमें बढ़ती भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं निगरान हुकूमत हमें स्ट्रगल करती, मेहनत करती ज़रूर दिखाई दे रही है मईशत को ठीक करने के लिए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो मुआशी अबतरी है उसको ठीक करने के लिए बहुत सा काम करना बाकी है, और जिसमें एक थोड़ी सी अजीब खबर भी, जिसको अच्छा मैं इस चीज को अजीब खबर अच्छी लग रही है, हाँ, मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। चले मुझे अजीब अच्छी क्यों लग रही है और अनवार को अजीब क्यों लग रही है, ये हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। अजीब इस लिहाज से कि जब भी ये खबर हमारी हेडलाइंस की जीनत बनती है, किसी भी अखबार का हेडर बनती है, तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग तो पहले ही गर्मियों में बिजली जो है वो हमारे लिए शॉर्टफॉल होती है, तो फिर हम लोग मौसम सरमा में इसको एक्सपोर्ट क्यों करने जा रहे हैं जनाब।
हमारे पास तो पहले बिजली का फुकदान है। अब मसला यहाँ पर यह कि हमारे पास बिजली है, उसका सरप्लस हमारे पास मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप बात की गहराई में पहुंचे तो आपको पता चलता है इतने सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करने के बाद ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं हमारी वो डिस्टर्ब्ड हैं, वो इतनी इंपैक्टफुल नहीं है कि वो उसका लोड बर्दाश्त कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरेटर ब्लास्ट हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, पूरे पूरे दिन के लिए बिजली गायब है। तो भाई वो बिजली क्या करेगी, एक डब्बे में पड़ी पड़ी, बेहतर है आप उसे एक्सपोर्ट करें। अगर डॉलर्स आते हैं तो ये हल मुनासिब नहीं है कि आप ट्रांसमिशन लाइंस को बेहतर ना करें, आप अपने सिस्टम को बेहतर ना करें, अपनी आवाम को फैसिलिटेट ना करें। अगर ये काम होने जा रहा है, हम बिजली बरामद करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, एटलीस्ट उससे जो पैसे आएंगे, जो मुनाफा होगा, फिर वो ट्रांसमिशन लाइंस पर लगाया जाए। लेकिन देखें, इसके बावजूद भी हल किया जा सकता है। जो एशियाई तरक्याती बैंक इस वक्त फंड या कर्ज देने जा रहा है पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है फिर वो पाकिस्तानी आवाम को फंड दे दिया जाए, वो अपने घरों में सोलर लगाकर बिल्कुल अगर ऐसा पॉसिबल है। लेकिन वही बात आ गई ना कि जब हुकूमत की जेब में पैसे जा रहे हो, हुकूमती खजाने में पैसे जा रहे हो, तो ऐसे हुक्मरान हमारे सोचते नहीं। फिर ऐसे में केयर टेकर सेटअप अगर इस किस्म के फैसले ले लेता है तो उसके दूरस्थ नताइज अच्छे नहीं होंगे, तो फिर कौन होगा जो इनसे सवाल करेगा। बहरहाल इसके अलावा भी कुछ और खबर है, वो ये कि हलाल खुराक की आलमी मार्केट का हुजूम 3000 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। और अगर इसमें हम अपने स्लॉटर हाउसेस को थोड़ा सा मॉडर्न कर देते हैं, थोड़े जदीद तरीके से वहां पर हम लोग काम करना शुरू कर देते, तो यकीन जानिए हम इससे $2 बिलियन सालाना जो है वो कमा सकते हैं। ये स्टैट्स जो हैं एक डिटेल रिसर्च के बाद सामने आए हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम देख रहे हैं कि अच्छा, फिर जब हम हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो $2.5 बिलियन तो उन्होंने वर्ल्ड कप से ही कमा लिए हैं। तो हम लोग पता नहीं किस इंतजार में बैठे हैं, हम कब अपनी एक्सपोर्ट्स को ठीक करेंगे। हम अपनी इंडस्ट्रीज की तरफ देखते हैं तो वो हमें वहाँ रोते धोते नजर आते हैं। वहाँ एनर्जी क्राइसिस मौजूद है, गैस के बिल बहुत ज्यादा हैं, बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निगरान हुकूमत की जो मुद्दत है वो रहती तो मुख्तसर ही है, लेकिन फिर भी इस निगरान सेटअप को फिर भी कुछ ना कुछ वक्त जरूर ज्यादा मिल गया है। आप क्या देख रहे हैं, जो काम पीडीएम हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, वो तो नहीं कर सके, ये कर पा रहे हैं? आप समझते हैं कि जिस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ महंगाई में भी कमी आ रही है, डॉलर की प्राइस को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया है, आपको लगता है मजीद बेहतरी भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, बात ये थी कि इस हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि 2024 में जो हमें IMF से बड़ी रकम का बड़ी मुद्दत के लिए कर्जा मिलना है, उस वक्त तक मईशत को कोई ऐसा झटका ना लगे जिसकी वजह से IMF नाराज हो और वो बड़ा कर्जा ना मिले। दूसरी तरफ IMF भी चाहता है कि पाकिस्तान उस कर्जे में जकड़ा जाए। तो अभी आपने जो IMF का बयान आया है, जो हमें किस्त मिलने वाली है इंशाल्लाह, उसमें उन्होंने ये कहा, जो पेश की शराइत थी वो नहीं रखी, और ये कहा आइंदा आप ये करें, आइंदा ये करें, आइंदा ये करें, और मईशत को संगीन खतरात और चैलेंजेस का उन्होंने जिक्र कर दिया। तो इसका मतलब तो यही है कि ना ये बेहतर बनाने का इनका इरादा है, ना इनके पास वक्त है। ये तो सिर्फ वो शराइत पूरी करके मईशत को वहाँ तक ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बड़े अहम नुकात अभी गुफ्तगू में आपकी सुन रहा था, बातें कर रहे थे। 2-3 चीज़ें अगर हम देख लें तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी। पहली चीज़ है कि आज की तारीख में हमने जो अपना मईशत का ग्रोथ रेट का हदफ रखा था उसको कम कर दिया है, और वो कर दिया है 2 से 2.5%। जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि 2.5 से कम रहेगा, हुकूमत 3.5 कह रही। तो ये खत्ते के जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं उनका 1/3 है, 1/3, उनका 3 गुना है। हमारा डिस्काउंट रेट उनसे 3 गुना ज्यादा है, और हमारी महंगाई उनसे 4 गुना ज्यादा है। तो इनको ठीक करने के लिए जिन इस्लाहात की जरूरत है, क्या वो हो रही है? सवाल है नहीं। बरामदात की बड़ी अहम बात मैं आपको नुक्ता बता दूं, पूरा समझ में आ जाएगा। 2014 में हमारी बरामदात थी $25 अरब। उसके 9 साल के बाद 2023 में हुई है $27 अरब, यानी 9 साल में $2 अरब बढ़े हैं। और बीच में जो हुकूमतें आई उन्होंने कामयाबी के दावे किए, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में डॉलर जो था 101 रुपए का था। अब 287 पे आने के बाद अगर आपने $2 अरब इजाफा किया है 9 साल में, जबकि बांग्लादेश वगैरह ने दुगनी से ज्यादा कर लिया, और हमने कई हजार अरब रुपए की बरात दे दी, ये भी रिकॉर्ड पर है। ये बरामदात का हो गया। अब दूसरी चीज है, हलाल गोश्त का अगर आप 15 साल पहले का बात कर लें तो हम यही बात कर रहे थे कि जनाब इतनी बड़ी मार्केट है, हम इस्लामी जमहूरिया हैं, हमारे पास लाइव स्टॉक का बहुत बड़ी चीज़ है, हम इसको करेंगे। लेकिन 15 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ। हर साल मसला यही रहता है कि हम मुश्किलात से कैसे निकलें, हम ताकतवर तबकों को मराद कैसे दें, टैक्स चोरी कैसे रोकें जो नहीं रोकते। इसी में उलझे रहते हैं और इसी में अभी उलझे रहेंगे।
तो मैं नहीं समझता, ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है। लेकिन और हमारा एडवांटेज भी है क्योंकि लाइव स्टॉक सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है। लेकिन हमें तो जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये भी लेना चाह रही हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने के हवाले से कि मौसम सरमा में हम उसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जबकि शॉर्टफॉल का सामना हमें रहता है हमारे समर सीजन में। हाउ डू यू से दिस कि ऐसा होना ठीक रहेगा मईशत के लिए, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होने जा रहा है, जिससे अनवार भी कहते हैं, अच्छी सजेशन है कि हम लोगों को क्यों ना एम्पावर करें कि वो अपने घर में सोलर पैनल्स लगाएं ताकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं उसको पर काबू पाया जा सकते हैं, और फिर मीनवाइल ऐसे में हम अपनी ट्रांसमिशन लाइंस को और बेहतर करने में किसी हद तक कामयाब हो सकेंगे क्योंकि वहां पर लोड कम होगा। जी मैं तो बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने तो ये कहा था कि आप मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको आप बैंकों से कर्जे दिलवाएं ताकि वो सोलर लगवाएं। सीधी सीधी बात है। लेकिन क्या हमने इस 1 साल में कुछ किया है? अभी तक कोई ऐसी कर्जों की स्कीम नहीं आई। लेकिन मिडिल क्लास का भी फायदा है, उनको आप कर्जे दिलवाएं और उनको मिल जाएगा। लेकिन हम उस पर पेशरफ्त नहीं कर रहे हैं। एक इंपोर्ट माफिया है, वो भी अपना खेल कर रहा है। तो हमारे यहाँ अभी तक अशराफिया की मईशत चल रही है। आपका मशवरा सही है, लेकिन उसमें पेशरफ्त नहीं हो रही। अब ये जो बिजली के एक्सपोर्ट की बात हो रही है, अभी तो इब्तिदाई मीटिंग ही नहीं हुई है। अभी तो इब्तिदाई मीटिंग होगी, उसमें बात क्या सामने आती है वो देखना होगा। अभी से हमने उस पर आमदनी का जो है वो हिसाब भी लगाना शुरू कर दिया। तो अभी तो बीच में अफगानिस्तान है, किस तरह से होगा, बहुत सारे इसमें मसाइल हैं। तो ठीक है, गुफ्तगू करना अच्छी चीज़ है, लेकिन असल तो चीज़ ये है, इस हुकूमत के पास जो मुख्तसर वक्त है, क्या इसमें वो जो है वो टैक्सों की चोरी रोक सकती है? देखिए, एक्सपोर्ट का एक माहौल होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। आपका अगर 22% जो है वो आपका डिस्काउंट रेट है भारत का, बांग्लादेश का 6-7 है। आप बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ा रहे हैं, दहशतगर्दी की वारदातें आपके यहाँ हो रही हैं, तो आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? मुझे समझा तो दें ना। कहने को तो बहुत कुछ होता है, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम उस में जो कोशिशें करनी है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं कर रहे। बरामदात की मैंने आपके 9 साल की फिगर दे दी। इस दौरान में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट दुगनी हुई है, हमारी क्यों नहीं हो रही? उन्हीं वजूहात की बिना पर वो हम दूर नहीं कर रहे हैं। तो निगरान हुकूमत जरूर निगरान करे, लेकिन उसका असल काम जो है वो तो यही है ना कि वो आप रुपए की कदर को इस्तेहकाम दे और उसके बाद महंगाई में कमी करे, बिजली गैस के नर्खों में कमी। जो किसी कदर थोड़ी सी बेहतरी आई है रुपए की कदर में, और डॉलर रेट भी थोड़ा सा नीचे आता हुआ हमें नजर आया। अभी भी हम लोग फ्लक्चुएशन देखें तो विद इन अ मंथ 270, 270 प्लस 278 इतना ही नजर आ रहा है। इसको क्रेडिट आप किसको देंगे? केयर टेकर सेटअप को देंगे या फिर किसी न किसी हद तक आप अस्करी हुकाम एस्टेब्लिशमेंट को देंगे? क्योंकि उन्हीं की मरहूने मिन्नत बहुत सारे जगहों पर क्रैक डाउन किया गया और बहुत सारा डॉलर जो है उसे सिक्योर किया गया। देखिए, बड़ी अहम बात आपने उठा दी। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि एक तारीख मैं बता रहा हूँ, 12 जुलाई 2023, उसको एक डॉलर जो था वो 276 रुपए का था। 12 जुलाई 2023 को क्रैक डाउन सब कुछ करने के बावजूद, जिसका पूरा पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ और आर्मी को जाता है, निगरान हुकूमत को नहीं जाता। उन्होंने तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं किया था जब तक आर्मी चीफ ने डंडा नहीं घुमाया। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारा रेट 285 है 276 के मुकाबले में। तो ये भी इस कोशिशों के बावजूद हम 12 जुलाई से हमारे रुपए की हालत खराब है और IMF ने ये कह दिया कि आप उस पर अननेसेसरी इंटरफेयर ना करें। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है और जिस अब आपकी दरामदात यानी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से दुगनी है, रिजर्व्स आपके पास है नहीं, तो आप ये कैसे तवक्को करें कि रुपए की कदर ये बरकरार रहेगी? ये जो कुछ आर्मी चीफ की कोशिश से हुआ है, आप उसूल में आपको बताता हूँ, क्रैक डाउन से जो रेट बेहतर होता है वो आर्जी होता है, कभी भी मुस्तकिल नहीं होता। ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। ये भी नहीं रहेगा, ये फिर गिरेगा। असल चीज जो करनी थी वो इनको करनी थी कि नाजायज असासे चोरी के जो पैसे हैं मुल्की कानून के तहत उससे पैसे वसूल करते और उस पैसे से बिजली गैस के नर्ख कम करते, तो फिर आपके ये चीज वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये ताकतवर तबकों को नवाजने ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और हमने देखा कि आर्मी चीफ की जो उलमा से भी मुलाकात हुई, उसमें आर्मी चीफ भी यही कहते हमें दिखाई दिए कि वो यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी मईशत है वो तरक्की करे और जो डॉलर की प्राइसेस को जहां तक वो देखते हैं, वो सोचते हैं वो 250 250 होनी चाहिए और उनकी कोशिश है कि इसको किसी ना किसी तरह इन प्राइसेस को नीचे भी लाया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें।
दिन आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और ब्रेक हमारी थोड़ी सी इतनी लंबी तो होती है कि आप अपने लिए किसी चाय का इंतजाम या किसी केक रस का या फिर चाय पापों का कर लें, क्यों ऐसा ही है। और हम हमेशा से मना करते रहे हैं अपने प्रोग्राम में पहले भी कि चाय रस नहीं खाने चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा नुकसानदेह। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग डाइटिंग पे होते हैं ना उनके लिए वो टिश्यू पेपर टाइप जो डाइट होती है ना वो खाली सिर्फ वही होती है, लेकिन जहां पर हम अपनी खुराक का इंतजाम कर रहे हैं वहां पर कुछ शेर अपनी खुराक का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन वो एक जिराफ के आगे ढेर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, एक जिराफा था जिसके शिकार करने में वो नाकाम हुए हैं। ये एक वायरल वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त हर तरफ छाई हुई है और हमने कहा हम भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, हम भी इसको जिन्होंने नहीं देखी उनको दिखाते हैं और वायरल करते हैं, उनको भी दिखाते हैं। तो ये जिराफा मौजूद था यहाँ पर, जैसा कि हम इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। शेरों का एक ग्रुप आया है, तकरीबन 20 के करीब ये कुछ शेर थे जो कि मेरा ख्याल है फिर बिल्ली बन गए उस जिराफे के आगे। जो उसने दौड़ लगाई है, जिस तरह से वो भागा है, तालाब से वो पानी पी रहा था, उन्होंने उसको बड़ा डिस्टर्ब किया है और बड़ा मजबूत हरीफ है जिराफा शेरों का। और जिस तरह से वो भाग रहा है तो वो उसकी पेस को मैच नहीं कर पा रहे, पेस को मैच नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इस पर बड़े मजे के तबसरे करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखे जरा अनवार, एक ना दो 20 शेर एक जिराफ को काबू करने में इंतहाई नाकाम नजर आए। अच्छा, मेरे ख्याल से जिराफ की ना क्योंकि टांगे बड़ी लंबी लंबी होती है तो वो भी एज है, जो उसने दौड़ के लिए एक कदम उठाना है, अपना एक स्टेप लेना है, तो वो भी थोड़ा सा उसको, और फिर उसकी विजन बड़ा क्लियर है क्योंकि हाइट में थोड़ा क्या काफी ज्यादा लंबा होता है, तो दूर दूर तक उसको नजर आ जाता है कि भाई मेरे पास कितना मार्च वो है, मतलब मेरा ख्याल है डबल स्टोरी तक, तो वो उसको उससे मैच करना, 2 फ्लोर्स रेडी हो सकते हैं, भागना। तो हम ये देख रहे हैं कि इंतहाई बहादुरी से, जिस तरह फुर्ती से वो भागा है, तो शेर मिलकर उसका शिकार नहीं कर सके हैं। लेकिन ये जो वाइल्ड कैट्स हम देख रहे हैं ये भी किसी से कम नहीं है, और जो ये वीडियो वायरल हो रही है, अच्छा बच्चों को इस तरह की वीडियोस बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत पसंद आती हैं। और अब तो मैंने ये देखा कि बच्चे टैब और मोबाइल को नहीं छोड़ते, लेकिन ये एक गलत चीज हो कि ये आप बच्चों को अगर एंटरटेन करवाना चाहते हैं ना इस किस्म की चीजों से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि वो जो रुझान था ना बच्चों को जू लेकर जाने का, वो खत्म होता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसी उसकी वजह कुछ ये भी है कि जो हमारे यहाँ पर जू मौजूद हैं वहां पर जो जानवर है उनका ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रखा जाता। बार बार हम ऐसी इत्तलात भी सुनते आए हैं कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो फिर बीमार हुए हैं, फिर वो मर गए थे, तो उनका ख्याल वहां पर ठीक से नहीं रखा जाता, तो इस वजह से। लेकिन यह है कि आज भी लाहौर का जो चिड़ियाघर है वो बड़ा ही जबरदस्त है। पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें भी गर्दिश कर रही थी कि ये जू जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो सकता है। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, ये कितना सच है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से चिड़ियाघर जो है वो लाहौर की पहचान है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तरफ से कि एक इंटरनेशनल लेवल का जू बनाया जाएगा, तो अब देखना यह है क्योंकि टाइम जो है वो उनके पास नेशनल लेवल का तो कर देखिए उनके पास वक्त बड़ा कम है, लेकिन वो कम वक्त में ही बड़े बड़े कारनामे हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी उन्होंने काम करके दिखाया। लाहौर में हमने देखा जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के कुछ काम थे बड़ी तेजी से जारी थे, तो ये वायरल वीडियो से हम कहां पर निकल गए मुझे ये नहीं समझ आ रही। हम मोहसिन नकवी साहब की स्पीड पर चले गए, इस जराफे की स्पीड दिखाते दिखाते, जो कि बड़ी बहादुरी से बड़ी तेजी से भागा है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें अपने बच्चों को जो चिड़ियाघर का एक एटमॉस्फेयर है वो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, या फिर सफारी पार्क उनको जरूर लेके जाएं। और ये जो मुफीद मशवरे हमारे कान तक पहुंचा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमें और हम ये देखते हैं वो अपने बच्चों को कब जू या सफारी पार्क लेकर जाते हैं। अच्छा, वो कहना वो लेकर जाते रहते हैं। देख लेते हैं नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड इन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बातें हो रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको फाइनल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी टीम के जो अहम प्लेयर्स हैं जिसमें इमामुल हक शामिल हैं, फ़हीम अशरफ शामिल हैं, वो अब नए नवेले दुल्हे बनने जा रहे हैं। उनकी शादी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डेफिनेट सी बात है जो उनके फैंस हैं वो बड़े हैप्पी नजर आ रहे हैं। ताहम ये दोनों जो हैं क्रिकेटर्स की शादी की तैयारियों की वजह से जो तरबीती सेशन है उसमें ना लेने की इजाजत जो है वो पार्टिसिपेट ना करने की मिल चुकी है। जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज होनी है उसका स्क्वाड का हिस्सा है, और ऐसे में और होना भी यही चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त शादी की तैयारियां जो है हर किसी दूल्हे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छे करे। इमामुल हक शादी की तकरीबात का जो बाज़ाब्ता तौर पर आगाज है वो 23 नवंबर को कवाली नाइट से होगा, और इसके बाद फिर निकाह की सेरेमनी है 25 को, जबकि वलीमा जो है वो 26 नवंबर को है। हम तो ऐसे लोगों को डेट्स बता रहे हैं कि जैसे वो आम
वो है ना, आम बुलावा है ऐसी। अच्छा, जो तस्वीर हैं वो हम देख रहे हैं, जो इमाम की मिसेज हैं उनकी तो पिक्चर सामने आ गई हैं अभी। फ़हीम अशरफ की और उनकी जो मिसेज की तस्वीर हैं वो भी सामने आना बाकी हैं। हालांकि जो फ़हीम अशरफ है उनकी शादी की तकरीबात का आगाज तो मेहंदी की रस्म से हुआ है और मंगल की रात उनकी मेहंदी की तकरीब भी हुई है, लेकिन अभी तक मीडिया को मेरा ख्याल तस्वीर नहीं अभी तक मिली है, जो कि हम अभी नहीं चला पा रहे हैं। फूल नगर उनकी जो आबाई इलाका है उनका, वहां पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया था और उनकी इस मेहंदी की तकरीब है उनकी मेहंदी की हवाले से जो के सामने नजर आ गई हैं। और दूसरी बात ये कि फ़हीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब में उनके रिश्तेदारों ने, उनके दोस्तों ने शिरकत की और फिर दूसरी जानिब हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उनकी मेहंदी की जो तकरीब की पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो वायरल होना शुरू हुई, जिसके बाद उनके मदाहों की तरफ से, उनके फैंस की तरफ से मुबारकबाद का एक जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि 26 नवंबर को उनके वलीमे की सेरेमनी है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। जो उनके दोस्त यार हैं, हम देख रहे हैं कि वो नोट उड़ाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमेशा से ही मेहंदियों पर एक ट्रेंड सा बन चुका है। तो अब देखना ये है, उनका जो वलीमा है वो कह रहे हैं 26 नवंबर को है। इमाम की भी शादी की डेट्स कुछ इसी तरह से हैं और जो तैयारियां हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। इमाम का जिस तरह से कबाली नाइट पहले होगी, तो एक बड़ा इवेंट जो है वो बड़ा ऑर्गेनाइज सा उन्होंने एक जो इवेंट है उसको रखा है। और उसके बाद अच्छा, मैं ये चीज देख रही हूँ कि ये मुझे अभी तक टीम में एक ऐसे दूल्हे नजर आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपने ग्लासेस नहीं उतारे हैं और वो बैटिंग करते हुए भी नहीं उतारते, उन पर बड़ी तनकीद होती है। हाँ, वसीम अकरम इस हवाले से बड़ी बात कर चुके हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज इमाम को इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है इमाम ज्यादा कंफर्टेबल हैं अपने जो कॉन्टैक्ट ग्लासेस हैं। और शायद मेरे ख्याल से कुछ लोग जो होते हैं वो एक उनकी अपीयरेंस होती है उसको वो बड़ा क्या कहते हैं लाइक करते हैं, तो ये बड़ी सिचुएशन होती है कि आपका एक जो फेस कट होता है ना आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं। बहरहाल अच्छा, बड़ी डिटेल्स निकल रही हैं जो कि इमाम की जो मिसेज हैं उनका जो जोड़ा है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहसिन नवीद रांझा, उन्हीं की कलेक्शन में से एक बड़ा ही महंगा जोड़ा, क्योंकि मोहसिन बड़े अच्छे कपड़े बनाते हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। और लेकिन महंगे भी बहुत हैं मोहसिन, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन डिजाइन जो उनके हैं वो बड़े जबरदस्त किस्म के हैं और हमने देखा हमेशा से जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी सबसे पहली चॉइस मोहसिन नवीद रांझा ही रहते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने काम शुरू किया है उनके काम की बड़ी तारीफें होती हैं, बड़ी वाहवाह होती है। तो अब इमाम की जो मिसेज हैं वो भी मोहसिन नवीद रांझा का बनाया हुआ एक जोड़ा उनकी क्रिएशन। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है अनवार के विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियन मीडिया की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर लोग अभी तक ना पिछले 4-5 सालों से एक ही कलर को फॉलो कर रहे हैं। बेज है, ऑफ वाइट है, लाइट पिंक है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हमारे सेलिब्रिटीज की आप वेडिंग देख लें, उनके फंक्शंस देख लें, खवातीन यहाँ पर अभी भी रेड कलर को बहुत ज्यादा तरजीह देती हैं, बड़ा पसंद करती हैं, ट्रेडिशन का हिस्सा बन चुका है। और फिर शायद ये कि आप ना शायद जो जिसमें आप कंफर्टेबल है ना आप वो पहनना पसंद करते हैं। माहिरा खान की शादी ले लीजिए आप, उन्होंने भी कुछ इसी किस्म का जो है थे वो ब्राइट कलर्स पहने। बहरहाल वो अपने रिसेप्शन डे पे बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने वो जो आइस ब्लू कलर का एक लहंगा कैरी किया था, एक मैक्सी थी आई गेस। ओवरऑल जो थीम होता है शादी का वो भी हमने देखा है कि वो फिर उस हिसाब से भी फिर जो दूल्हे पर एक प्रेशर होता है कि उसने भी कुछ ना कुछ अपने कपड़ों में वो लाल या टर्बन ऐड करनी है या बटन्स ऐड करने हैं या कुछ काम ऐसा ऐड करना है। तो इमाम की तैयारियां भी हम देख रहे हैं जारी हैं, फ़हीम अशरफ की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। दोनों को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी जाना है और अगर हम टीम की थोड़ा सा सिलेक्शन पर अगर बात कर लेते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, लेकिन तनाज़ात से भरपूर ही वो भी एग्जैक्टली उस पर अभी तक स्टिल क्वेश्चन मार्क्स हैं। और अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि इसमें वो लोग भी शामिल किए गए हैं जो कि वर्ल्ड कप में तो चले नहीं, तो फिर यहाँ पर कैसे चलेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास बेंच में बिठाए गए लोगों में से भी वही लोग थे, टीम में अवेलेबल लोग जो है वो भी वही है, तो हमें इन्हीं के साथ था। तनकीद भी हो रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलकर जितने भी नौजवान आते हैं वो 1-2 परफॉर्मेंसेस देते हैं, थोड़ा सा हमें दिल भी मजबूत करके रखना पड़ेगा। एडिशन में अगर अच्छे चलते हैं तो वो जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ये कहा जा रहा है कि उनके साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है। तो मेरा ख्याल है उस सिस्टम को भी जरूर देखने की जरूरत है कि जो T20 के प्लेयर्स हैं हमें चाहिए उनको T20 में ही इस्तेमाल किया जाए। जैसे हारिस ने अगर कहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है तो मेरा ख्याल है जो प्लेयर की चॉइस है उसको भी सामने रखना चाहिए। जिस तरह से अगर एक प्लेयर कंफर्टेबल एक फॉर्मेट खेलने में अगर नहीं है तो फिर अब पीसीबी मैनेजमेंट को देखना है कि उन्हें फिर साबिक टेस्ट क्रिकेटर का जो एक नाम या एक कैप दी गई थी वो क्यों दी गई, कब दी गई,
पहले इस पर बात क्यों नहीं हुई? अच्छा, मैंने कल जब ट्विटर देखा ना तो कई जगहों पे इस बात की तरदीद भी नजर आ रही है। कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये फेक ट्वीट है या हारिस की मर्जी के बगैर ही ट्वीट की गई है या लोग उसको सियाको सबाक से हटकर पेश कर रहे हैं। तो इस किस्म की चीजें भी सामने आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसके ऊपर अब खुलकर अगर डिबेट हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है और आगे हमने तय करना है कि हमने अपनी किन किन खामियों पर काम करना है और किन किन मजीद चीजों को हमने पॉलिश करने की भी हमें जरूरत देख रहे हैं कि जो फास्ट बॉलर उमर गुल हैं या फिर सईद अजमल हैं, स्पिन बॉलिंग को डिपार्टमेंट जो कि हमने देखा कि हमें सफर करता दिखाई दिया, उसको बेहतर करने के लिए यह है कि अब जो कोचेस हैं उन्हें हायर किया गया है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया है। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हारिस रऊफ से मुताल्लिक ही मैं बात करना चाहूंगा, ये कंफ्यूजन क्यों क्लियर नहीं हो रही? क्या वाकई हारिस ने ना की है जिस तरह से वहाब रियाज भी बता रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स अभी तक हमें कंफ्यूज करती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, ताबिश आई गेस उनसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हारिस ने टेस्ट खेलने से इनकार क्यों किया? अब ये बड़े फिर सवालिया निशान होंगे अगर वाकई में उन्होंने ऐसा कहा है कि क्या फिर वो 4 ओवर के ही बॉलर हैं? वनडे क्रिकेट में भी हमने देखा कि जब वर्ल्ड कप हुआ है या एशिया कप हुआ है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो लोगों ने सवाल फिर यही उठाया है कि फिर खाली स्पीड का क्या करेंगे? तो स्पीड से तो कुछ नहीं होगा, स्पीड की वजह से सबसे ज्यादा जब आप उसमें लोड नहीं मैनेज कर सकते तो ऐसे ट्रेन का डब्बा दौड़ाने का क्या फायदा? हारिस रऊफ साहब, ये एक क्वेश्चन मार्क है और डेफिनेट सी बात है, लोगों की बड़ी ख्वाहिशात आपसे वाबस्ता हैं, आपको एक बड़ा अच्छा प्लेयर के तौर पर लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत मिली है, तो डेफिनेटली प्लेयर को भी सोचना चाहिए कि उसने ये नहीं देखना है कि उसने कौन सा फॉर्मेट खेलना है, कौन सा फॉर्मेट नहीं खेलना। जब ऑर्गेनाइजेशन को आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत होगी तो वहां पर आपने वेलकम करना है उन चैलेंजेस को और आपने आगे लेकर चलना है। उन्हें बोर्ड को कन्वे करना है कि वो T20 के लिए ही अवेलेबल रहेंगे या वो वनडे के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि पास्ट में हम देखते रहे हैं, वसीम अकरम की बात करें, वकार यूनुस की बात करें, शोएब अख्तर की हम बात करते हैं, तो जब टेस्ट क्रिकेट वो खेलते थे तो एक दिन में 15 से 20 ओवर्स वो भी करवाते थे, और 15 से 20 ओवर्स अगर आपने करवाने तो इसका मतलब आपकी जो फिटनेस है वो तकरीबन 30 ओवर्स की फिटनेस आपको चाहिए, क्योंकि फिर जितनी इंजरीज हम देख रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर्स की हो रही हैं उसका खुमियाजा हमने भुगता है वर्ल्ड कप में। नसीम शाह नहीं थे, सबने उनको बहुत ज्यादा मिस किया है और हमें इस तरह के बॉलर की, इस तरह के पेसर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमारी जो पेस बैटरी थी वो हमें बड़ी डैमेज नजर आई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर यह भी सवाल बड़ा उठता रहा कि प्लेयर्स इतनी लीग्स अपनी मर्जी से कैसे खेल रहे हैं। जी जी जी, और फिर हमने दूसरा ये भी देखा है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें जो थी वो भी मंजर यहाँ पर आना शुरू हुई और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन ही थे क्योंकि सबके इफ एंड बट्स थे। अपनी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे प्लेयर्स मांगते हैं, जो कि उनकी मर्जी है वो मांग सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सवाल वहीं पर आ जाता है कि क्या आप जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स हैं उसमें वैसी परफॉर्मेंसेस दे पा रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने नसीम शाह के हवाले से बात की ना अनवर, तो बात यहीं पर आ जाती है कि हम फिर किसी एक खास बॉलर पर इन्हिसार नहीं कर सकते। वहां पे पीसीबी को सोचना होगा कि अगर फलाना भी अवेलेबल नहीं है, वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या है। तो इसलिए हमें अपनी जो बॉलिंग प्रोडक्शन है ना उसके ऊपर काम करने की और एक और पॉइंट था जो कि हमने देखा कि फिर जावेद मियां दाद साहब ने उठाया है, जिस पर पहले भी गुफ्तगू की जाती रही कि अभी हमारे पास जो हमारे टीम डायरेक्टर आए हैं, मोहम्मद हफीज आए हैं, उसके अलावा हम चीफ सिलेक्टर की बात करें, वहाब रियाज आए हैं, तो कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो ये हो रहा है कि इन्हीं तमाम प्लेयर्स के साथ वो ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर चुके हैं, एज डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो कोच और खिलाड़ी का एज डिफरेंस है वो जरूर होना चाहिए। उसके पीछे जो लॉजिक उनकी है ऑब्वियसली वो एक सीनियरिटी की है कि आपने ड्रेसिंग रूम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया हुआ, आपका जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक है वो किस किस्म का है, तो वो काफी चीजें हैं। और ये भी एक सवालिया निशान है कि मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज जो पीएसएल का एडिशन आने जा रहा है, क्या इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे? अगर तो खेलेंगे तो उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म एक बार फिर से होने वाला है, क्योंकि वहाब पहले ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, तो उनके इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी की जा रही है। ताबिश ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया। ताबिश, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, हारिस रऊफ के हवाले से अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा कि ये उन्हीं की स्टेटमेंट है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना किया है? क्योंकि अगर शायद उन्होंने ऐसा किया होता तो बोर्ड तो कोई कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकता था। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू करने का। बिल्कुल ये सिलसिला जारी है पाकिस्तान की क्रिकेट में, और बात की जाए
तो ऐसा लगा कि नए मॉडर्न डेज के जो चीफ सेलेक्टर आए हैं वो अच्छे फैसले लेंगे, वो दबंग फैसले लेंगे और वो ठोस इकदाम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके अंदाज, उनके मिजाज, उनके गुफ्तगू से ये वाज़ेह हो रहा है कि वो शायद रोटी गैंग के चीफ सेलेक्टर हैं। कुछ खिलाड़ियों को ऐसा रिलीफ मिला जिसकी तवक्का थी ही नहीं। और ऐसा ही हुआ, उसको आप देखें रिलीफ दे दिया गया। एक जानिब उनकी बात दुरुस्त है कि वो जो है सिर्फ 4 ओवर के बॉलर्स हैं, उन्होंने खुदा कर ये मान भी लिया कि वो 4 ओवर के बॉलर है, लेकिन अगर आप 4 ओवर के बॉलर थे तो फिर आप हिंदुस्तान यात्रा पर क्यों गए? आपकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी, आपने 533 रन दिए, वर्ल्ड कप के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर आप करार पाए, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। तो आप पहले दोस्तों यारों की टीम वहां चले गई और उसकी जो नताइज रहे उसकी वजह से एक अजीम खिलाड़ी अपनी कप्तानी से हाथ धो बैठा। इसलिए हाथ धो बैठा क्योंकि जो दोस्तों यारों की जिद और वो लॉबी का जो पूरा सिलसिला था वो वहां पहुंच गया। अब आपने जो बात की है वहाब रियाज का स्टेटमेंट है या नहीं है, यकीनी तौर पर ये वहाब रियाज का स्टेटमेंट है। इसलिए ये स्टेटमेंट है क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है और उन्होंने जिस अंदाज से बात की वहाब रियाज ने, तो इससे ये वाज़ेह होता है कि हारिस रऊफ यकीनी तौर पर जो है ज़हनी तौर पर भी इस बात को हतमी कर चुके थे, मान चुके थे कि वो नहीं जाना चाहते हैं। पर इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि आप देखें जो खिलाड़ी पर्थ गया है, पाकिस्तान की एक तवील हिस्ट्री है, जो फास्ट बॉलर वहां गया है, जो खिलाड़ी वहां पर्थ गया है, इसके बाद उनके कैरियर जो है वो खत्म हो गए। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में। लेकिन ताबिश, हारिस का करियर यहाँ पर आपको स्टॉप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब भी वो अपनी अवेलेबिलिटी को नहीं बना पा रहे हैं और खुद से कह रहे हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। और ये तो फिर आप जैसे खुद भी कह रहे हैं कि ये साबित हो गया है कि वो तो सिर्फ 4 ओवर के बॉलर रह गए हैं, इससे ज्यादा उनमें कैपेसिटी नहीं है। अर्ली एज में जब वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो परफॉर्मेंस का किस तरह से पता चलेगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, आप दोनों ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान की जो सरजमीन है ये फास्ट बॉलिंग प्रोड्यूसिंग सरजमीन है और हारिस रऊफ की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास कई हारिस रऊफ हैं। आप इस वक्त भी देखें तो डोमेस्टिक के अंदर हमने देखा ना, मीर हमजा को सिलेक्ट किया गया मुसलसल आमा, और आप बात भी कर रहे थे मीर हमजा एक जबरदस्त बॉलर है, आपको उन्हें मौका देना चाहिए। और आज ये वाज़ेह हो गया वो जबरदस्त बॉलर हैं, इसके लिए वो टीम के साथ हैं। कई और नाम है, शाहनवाज दानी गायब है, हैरान इस बात पर हूं मैं। पाकिस्तान के साबिक ओपनर बैटर यासिर हमीद ने भी ये मुतालबा किया कि शाहनवाज दानी किधर है, उनके वाले से उन्होंने बात की। आपको याद होगा राशिद लतीफ साहब भी कह रहे थे जमाने में कि शाहनवाज के साथ ज्यादती होती है, वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं। वो टीम के साथ होते हैं सिर्फ पानी पिलाने के लिए या फिर केक खिलाने के लिए, तो एक अलग बात है। मैनेजमेंट की ये मंतक समझ में नहीं आ रही है। लेकिन दूसरे जो सिलसिला है उसमें ये भी देखें, जमान खान उसे चांस देना चाहिए था, उसे क्यों नहीं दिया गया। और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद बहुत अच्छे परफॉर्मर है, इन्हें मौका मिला, जबरदस्त हुआ ये। लेकिन मोहम्मद अब्बास, हैरान तो मैं बात करूं, वहाब रियाज ने ये कहा कि 53 विकेटें लेने वाला काउंटी में वो नहीं सिलेक्ट हो रहा है और हसन अली को मौका दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ताबिश, बड़ी प्यारी बात आपने यहाँ पे की। मौका देने वाले तो मौका नहीं दे रहे, लेकिन ये अवाम मौका लेना और मौका देना जानती है, जिसमें हमारे जमान खान हैं, हमारे ढानी हैं, खुरम शहजाद हैं। अगर ये वाकई बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि हमारी कौम की आंखें जो कि क्रिकेट फैंस है, जो कि क्रिकेट लवर है, वो बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, क्योंकि स्ट्रीट बॉलर्स होते हैं हमारे बच्चे, इसलिए उनको पता होता है कि क्रिकेट की ABC कहां पर जाके रुकती है। तो वो अपनी मनपसंद का प्लेयर सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद ले ही आए। बिल्कुल ऐसे हमने देखा और ये हुआ है बिल्कुल ऐसा ही है। बार बार बात की जा रही थी लॉबी की, तो हम ये देखते आए हैं। बहुत शुक्रिया, ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड इन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक रिसर्च आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो कि एक बरतानवी कंपनी जिसका नाम रीबूट है, उनकी जानिब से ये रिसर्च कंप्लीट की गई थी, जिसमें बरतानिया के जो शहजादे हैं, शहजादा विलियम, उन्हें हॉलीवुड के जितने तमाम एक्टर्स हैं, वहाँ पर जो बिजनेसमैन मौजूद हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, उन तमाम मारूफ शख्सियात को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और किस चीज़ में पीछे छोड़ा है ये भी आपको बताते हैं। ये रिसर्च की गई है 2023 में दुनिया भर के खूबसूरत और पुरकशिश
गंजे मर्दों से मुतल्लिक ये रिसर्च वैसे हैरानकुन है। हमारे यहाँ जो लोग गंजे हो जाते हैं उन्हें छेड़ा जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन बाहर हम देख रहे हैं कि उस पर रिसर्च की जा रही है, और दूसरा ये भी देख रहे हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी है बाहर हर चीज की। वहां पर आपका अगर रंग जो है बहुत ज्यादा सांवला भी हो, तो लोग आपको जज नहीं करते, जजमेंटल नहीं होते। ये होती है, मेरा यही मानना है कि अनवार आपको ना ज़हन से ब्रॉड माइंड होने की जरूरत होती है, आपको जिस्मानी सतह पर अपेरेंटली ब्रॉड माइंड होने की जरूरत नहीं होती। बहरहाल हम लोग बात करें गंजे खूबसूरत मर्द के हवाले से, तो शहजादा विलियम को ये एजाज हासिल हुआ है, और जो उनके बारे में कुछ स्टैट्स सामने आए ना, वो ये बता रहे हैं कि शहजादा विलियम ऐसे में सबसे पहले नंबर पर हैं। अगर गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया जाए किसी का नाम गंजे लोगों के हवाले से, तो वो शहजादा विलियम है, और इनको 9.8 जो है वो पॉइंट्स मिले हैं। 9.8 पॉइंट के साथ वो पहले नंबर पर हैं इस लिस्ट में। उनका जो सर का जो जिसे हम टिंड कहते हैं, ठीक है, उनका जो गंजापन है, इसका जो शाइन फैक्टर है, ये 74% है। 74% जबरदस्त किस्म की रिसर्च है कि जिसको हम कहते हैं ना कि लश्कारे मार रही है, तो उस पर भी रिसर्च की गई है। अच्छा, सिर्फ गंजेपन पर ही नहीं है, उनकी आवाज के हवाले से भी इसमें है, उनकी जो हाइट है, उनकी जो बातचीत का अंदाज है, उनकी जो स्किन है ऑब्वियसली, और स्माइल उनकी बहुत अच्छी है, उनके जो चेहरे के खदोखाल हैं, उनके जो सर की जो बनावट है, तो ये तमाम चीजें उनको मिलकर खूबसूरत बना रही किए गए हैं। और तो जो सबसे ज्यादा दिलकश और पुरकशिश लफ्ज के साथ सबसे ज्यादा बरतानवी शहजादे विलियम को ही गूगल पर लोगों की तरफ से एक बात साबित होगी अनवार कि सिर्फ गंजा होना मैटर नहीं करता, ठीक है ना, गंजे के साथ साथ आपको ये तमाम जो क्वालिटीज हैं ये भी होनी चाहिए। और जिस तरह से आप शुरू में भी ये बात कर रही थी ना कि बाहर के ममालिक में कोई हम देखते हैं इस तरह से डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जाता या छेड़ा नहीं जाता, पुकारा नहीं जाता, तो ये तालीमात हमें 1400 साल पहले मिली थी कि किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर, तो ये हम उनको सिर्फ फॉलो नहीं करते हैं, अपने मुआशरे में हम लोगों का मजाक बनाते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो गंजे मर्द हैं वो दुनिया के पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में सामने आ रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। और टॉप ऑफ द लिस्ट है, हालांकि हॉलीवुड के बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, विन डीजल हैं, रॉक हैं, जो कि बड़ी जबरदस्त किस्म की फिल्में करते हैं, एडवेंचर से भरपूर फिल्में करते हैं। मुझे लगा सबसे बेहतरीन टेंट रखते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो उनकी भी जो हम देखते हैं, जब उनके सर की बनावट देखते हैं तो वो उनको बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती है उनके फेस को। लेकिन हमारे पास भी हमने देखा ऐसे बड़े बड़े शाहकार मौजूद हैं, अजमत अली मौजूद हैं। अच्छा, चाहत साहब के लेकिन बाल उन्होंने थोड़े से आ जाते हैं, रोल ऑन किए हुए हैं, तो वो आजकल वैसे छाए में है, पाकिस्तान आए हुए हैं। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में उन्हें बुलाएं, आप लोगों की मुलाकात कराएं, और जो उनका एक सिंगिंग टैलेंट है उससे आपको मुतारिफ हम जरूर कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम सर्द होता जा रहा है, सर्दियों का हम सब इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से स्मोक छट जाए और मौसम ठंडा हो जाए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दुनिया के सरतरीन मकाम पर रह रहे हैं, जिसके मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जमा पड़ा ये शहर। बिल्कुल ऐसा ही है, और जमा होना भी चाहिए। जहां का जो दर्जा हरारत है वो -30 सेंटीग्रेड हो अनवार, वहां तो मैं कहती हूँ जमने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचती। ये बहरहाल मकाम है रूस के खित्ते साइबेरिया में वाक़े कस्बा है विमिया। वहां के ये को पहले आप इलैबोरेट करें कि ये देखें, जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं उनकी पलकें जम जाती हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि फिर कैसे घर से बाहर निकलते हैं। मुझे तो लगता है ये सारा सीजन फिर घर में रहते होंगे, आग जला कर रखते होंगे। और दूसरा ये भी है कि विमिया कौन का मतलब जो है वो कभी ना जमने वाला पानी है जो वहां करीब मौजूद एक गर्म चश्मे के ऊपर रखा गया है। और इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज ये भी आ जाती है कि इस नाम के बरक्स अमूमन मौसम सरमा में वहां पर बहता हुआ पानी कहीं नजर नहीं आता है। अब सर्दी की शिद्दत यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि जो फैक्ट अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग किस तरह से ये जो जमा हुआ गोश्त है, मुंजमद गोश्त है, ये इन लोगों को खाना पड़ता है। इनकी लाइफ कितनी मुश्किल होगी, मेरा ख्याल है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। घर से बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं उन्हें 24 घंटे चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल, किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से फ्यूल मैनेज होता है, इलेक्ट्रिक कार्स या फिर मेरा ख्याल है इनके पास मौजूद है वहां पर जो कि चार्जिंग केबल भी साथ ही लगी हुई है हर टाइम।
और एक और इंटरेस्टिंग चीज अनवर जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि घोड़े के जो खून है उसके आइस क्यूब्स जो हैं वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर बेहतर रखने के लिए। और अगर घरों से बाहर निकलते तो जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इनकी आईब्रोज और इनकी लैशेस जो हैं वो इस तरीके से बहुत ज्यादा स्नोई हो जाती हैं और आइस उसके ऊपर आकर गिर जाती है। इसलिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो ये रुकते नहीं है कि इनके जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो कहीं कम ना हो जाए और ये पूरे के पूरे उस बर्फ में जम ना जाए, बेहोश ना हो जाए। और अच्छा, वो जो गाड़ियों की हम बात कर रहे थे वो 24 घंटे चलानी पड़ती है। अगर वो बंद कर दें फिर उन्हें दोबारा स्टार्ट करना, वो कह रहे हैं कि वहां पर गॉन हो जाता है, वो गाड़ी आपके लिए फारिग है, वो खत्म हो जाएगी गाड़ी। तो और एक और चीज है जो कि बड़ी मेरा ख्याल है मुश्किल सिचुएशन वहां पर क्रिएट होती होगी कि जब वहां पर कोई मर जाता है तो फिर उसकी तदफीन के लिए जो तरीकाकार है, कई दिन तक वो जमीन पर आग जलाते हैं ताकि उस जगह को खोदना किसी तरह से मुमकिन हो सके, पॉसिबल हो उनके लिए। और घरों में वॉशरूम्स मौजूद मुझे नहीं तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे ना जीना आसान है, इस जगह पर ना मरना आसान है। और वो आप वाला सवाल मुझे याद आ गया अचानक से, भाई तो फिर लोग यहाँ पर रह क्यों रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है, मतलब क्यों, वजूहात क्या, ये भी वैसे हम जानने की कोशिश करेंगे, फिर किसी और प्रोग्राम में भी इसको ऐड करेंगे। अच्छा, एक और जो मुश्किल है इन लोगों के लिए वो ये है कि इनके घरों में टॉयलेट्स नहीं है, तो वो लोगों को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो पाइप्स हैं वो अगर घरों में होंगे, जो पाइप सिस्टम होता है वो जम जाएगा तो फिर वो फट जाएगा, तो वो भी एक बड़ी मुश्किल इनके लिए खड़ी हो सकती है। तो घर से बाहर जब निकल रहे हैं वहां पर बल्कि एक वाकया भी पेश आया, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर था वो भी एक बार कहा जा रहा है कि वो फट गया था। इन सब हालात के बावजूद वहां पर स्कूल भी मौजूद है, एक पोस्ट ऑफिस भी है, बैंक भी है, और हैरानगी की बात यह है कि एक एयरपोर्ट रनवे भी मौजूद है, उसको ऑपरेशनल कैसे रखा और फिर भी लोग जिंदगी वहां पर गुजार रहे हैं। अच्छा, इससे हमें एक ये सबक जरूर मिलता है कि ये लोग भी हैं जो किसी भी हालात के अंदर रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने 4 मौसमों से नवाजा है, इसके बावजूद हम खुदा की खुदाई में भी शिरकत इख्तियार करते रहते हैं, सवाल निशान करते रहते हैं, लगाते रहते हैं, शिकवे शिकायतें करते रहते हैं, नाशुक्री करते रहते हैं। और यहाँ पर सिचुएशन फिर ऐसी होती है कि हमें भी किसी न किसी हद तक मामलात में ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। यहाँ तो हमने आपको दिखाया है कि वो कुछ ममालिक हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में जिनका शुमार होता है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को भी, टाउन्स में रहने वाले लोगों को भी इस किस्म की सिचुएशन फेस करनी पड़ी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मौसम सरमा में तो ये कहा जा रहा है कि 21 घंटे तक तारीकी है, सिर्फ 3 घंटे को थोड़ा बहुत वहां पर रोशनी होती है, सूरज का तो नामो निशान भी वहां पर नजर नहीं आता, बहुत कम नजर आता है। और एक्सट्रीम मौसम है, जब गर्मी है तो वो भी बहुत ज्यादा है, वो भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा ये एडवेंचर होगा और मैं जरूर चाहूंगा कि ज़रियाब यहाँ पर जरूर जाएं। मैं यही कहने वाली थी अनवर, आप जाएं तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, हम आपको स्काइप के थ्रू वहां से ज्वाइन करेंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगा ऐसी जगह पर जाना जो कि इतनी मुश्किल होगी रहने के लिए। ऐसे ही अब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत ठंडा बहुत गर्म हो गया है। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। और ब्रेक के बाद कुछ बदलते मौसम के हवाले से इस लिहाज से भी बात कर लेते हैं कि जब थोड़ा सा सीजन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं। और कंपैरेटिवली अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में आपको जश्न बहार जैसे फेस्टिवल या फिर फॉल विंटर जैसे फेस्टिवल, जिसमें कुछ ना कुछ आपको एग्जीबिशंस जो हैं और एक्टिविटीज जो हैं वो नजर आ रही होती हैं। तो आज भी एक ऐसी एक्टिविटी का अहवाल हम आप तक लेकर पहुंचे हैं कि जिसको न सिर्फ बच्चे बड़े एंजॉय करते हुए हमें नजर आए, बल्कि बड़ों के तो क्या ही कहने, मुश्किल खेल है। इस पर फलक चौहान ने एक बड़ी खुसूसी रिपोर्ट रेडी की है। नेजाबाजी के हवाले से एक बहुत आम मुकाबला हो रहा था। फलक की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। बनेगा शाह सवारे लाहौर, आज ये तो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन आपको एक और बात बताती चलूं कि नेजाबाजी देखने पे जितना आसान लग रहा है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने नेजाबाजी भी करनी होती है, इसके अलावा आपने घोड़े की रफ्तार को भी कंट्रोल करना होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं और वो किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल करते हैं। तो जनाब, आपसे मिलवाएंगे हम कुछ ऐसे नौजवानों से, कुछ ऐसे बच्चों से। आइए चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं।
नेजाबाजी एक मुश्किल खेल है जिसमें एक घुड़सवार जवान पूरी रफ्तार से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ हाथ में नेजा लिए और पूरी शान से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। जमीन में लगे हुए किले को एक नेजे के वार से उखाड़ देता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी ये रिवायती खेल खेला जाता है। लाहौर जैसे शहर में नेजाबाजी के मुकाबले होते रहे हैं, जबकि फोर्ट्रेस स्टेडियम में कभी ये मुकाबले मेले के दौरान मुनक्किद किए जाते थे। आज भी नेजाबाजी की अजीम रिवायत को लाहौर में फरोग दिया जा रहा है। अब हमारे साथ मौजूद है टेंट पैगिंग के ही एक पार्टिसिपेंट। उनसे पूछेंगे कि वो कितने साल से ये खेल खेल रहे हैं, क्या ये उनकी हॉबी है या फिर इसको प्रोफेशनली अपना चुके हैं। मुझे बताएं कि आप टेंट पैगिंग नेजाबाजी जो है कितने साल से कर रहे हैं। जी मुझे 4 साल हो गए नेजाबाजी करते हुए, तो मैं अपने शौक से कर रहा हूँ। अच्छा, ये वैसे मैंने सुना नेजाबाजी जो होती है नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, तो आपकी भी यही वाली सिचुएशन है या आप अभी न्यू हैं? जी हम भी नस्ल दर नस्ल सवार आ रहे हैं, तो मैं मतलब इस शौक को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं 8 मेले जीत चुका हूँ पिछले सीज़न में, तो ये भी सीज़न अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, तो अभी इतने मेले भी नहीं दौड़े, तो आज भी मुकाबला जारी है, देखते हैं फिर। इसी मुनासिबत से शहसवारे लाहौर के नाम से एक मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से नेजा बरदारों ने शिरकत की और अपनी महारत और बहादुरी के जौहर दिखाए। नौजवान अपने घोड़े पर सवार होकर एक मखसूस निशान से अपने घोड़े को ईड़ लगाता है और देखते ही देखते घुड़सवार अपनी पूरी रफ्तार से कच्ची जमीन पर मट्टी उड़ाता हुआ जमीन पर लगे किले को उखाड़कर मखसूस अंदाज में अपनी फतह का ऐलान करता है। नौजवानों और खवातीन के अलावा बच्चों ने भी अपनी महारत के जौहर दिखाकर सबको हैरान कर दिया। बच्चों ने घोड़ों पर बैठकर अपने से लंबे नेज़े पकड़कर कामयाबी से किले उखाड़े और सबसे दाद वसूल की। जनाब मैं हैरान हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चला था कि बहुत सारे अडल्ट अफराद जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँची तो मुझे बच्चे भी यहाँ पे नजर आए। और मजे की बात यह है कि इन बच्चों ने कंपटीशन जीता भी है। तो अब हमारे साथ मौजूद है एक और पार्टिसिपेंट जो टेंट पैगिंग का हिस्सा भी है और उन्होंने काफी कॉम्पिटिशन जीत भी चुके हैं। आपकी एज क्या है? मेरी एज 12 साल। 12 साल। और कितने टाइम से आप नेजाबाजी कर रहे हैं? मैं 1 साल से कर रहा हूँ। मतलब कि 11 साल से ये नेजाबाजी कर रहे हैं और इनका घोड़ा जो है ये इनसे भी बड़ा है और जो स्टिक से ये अभी खेल रहे हैं ये भी इनसे बड़ी है। तो कितने कंपटीशन जीते हैं आपने? मैंने अभी तक स्कूल में 2 जीते हैं। क्या है? और आपके साथ ये जो घोड़ा है ये इसका क्या नाम है और कितने टाइम से आपके साथ? इसका नाम फखरी खान है और ये 3 साल से मेरे साथ है। 3 साल से आप हॉर्स राइडिंग और टेंट पैगिंग कर रहे हैं? जी। फलक की रिपोर्ट आपने देखी है। अच्छा, बड़ी हैरानगी की बात है क्योंकि ये बड़ा मुश्किल खेल है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े तो चलें इसको खेल रहे हैं, जवां मर्दों का ये खेल है, लेकिन जब बच्चों को मैंने देखा है तो मेरा ख्याल है ये जो बच्चे हैं ये इंस्पिरेशन है दूसरे बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। और उसके बाद वो वाला मुहावरा बनता है अनवार के हौसले होने चाहिए जवां उम्र रखे हैं, लेकिन बच्चों के लिए प्रूव कर दिया है। घुड़सवारी की सीखना पहले एक बड़ा मुश्किल मरहला है, घोड़े की स्पीड को कंट्रोल करना है और जानवर टाइम पे जहां पे अपने नेज़ा मारना है फिर बहुत ज्यादा काम रखता है। जैसे वो बच्चा बता रहा था कि 3 साल से ये घोड़ा उसी के पास है, तो फिर वो ट्रेनिंग करते हुए आपका जो एक सिंक्रोनाइजेशन है वो फिर एक जानवर के साथ भी डेवलप हो जाती है। लेकिन यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल है घुड़सवारी, बहुत मुश्किल है उसको सीखना, उसको अंजाम देना और उसके साथ साथ नेजाबाजी करना बहुत मुश्किल काम है। और देखिए कि आजकल ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, उसमें से एक एक्टिविटी ये घुड़सवारी की भी है। और अगर आपके बच्चे इस किस्म का शौक रखते हैं तो डेफिनेटली आप उनको वहां पर जरूर लेके जाइए, क्योंकि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, ऐसे में बच्चों के खेलने का जो अंदाज है वो भी बदलना चाहिए। सिर्फ बच्चों को पबजी गेम्स और वीडियो गेम्स या फिर मोबाइल या टैब्स सोशल मीडिया पर बच्चे हमारे फंस के रह गए हैं, तो बड़ा गलत हो गया। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक सेगमेंट किया था जहां पर हमारी बात हुई थी एक शख्स से जो कह रहा था टर्किश ड्रामे जब से आए हैं ना तो मुझे घुड़सवारी का शौक बड़ा चढ़ गया। तो लोगों ने वहां से भी इंस्पिरेशन देखे, अच्छी इंस्पिरेशन ली, क्योंकि घुड़सवारी करने में कोई बुराई नहीं है। एक आपके पास एक स्किल ऐड अप हो जाता है, एक स्पोर्ट्स ऐड हो जाता है, तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी जो लाहौर में भी हुई है। आप सोचिए कि आपने अपने बच्चों को घुड़सवारी सिखानी है, नहीं फिर हम कल आके आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि आपने क्या फैसला किया। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।